हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग आपके एग्जाम में अति लघुत्तरी और साथ ही साथ बहुविकल्पी, आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी भी मिलने वाले हैं और आपको अति लघुत्तरी में भी मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और आज की क्लास से आपको अपने आप में झांक के देखना है कि हमारी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है, कितनी तैयारी हमारी अब तक पहुंच चुकी है। आज की भी मैंने क्लास में आपको टोटल 11 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और अभी कम से कम 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस और लिखेंगे। टोटल 19-20 क्वेश्चंस आपको इस क्लास में कराएंगे और आप देखना कि हमें 19-20 क्वेश्चंस में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको पहले से आ रहे थे। अगर दोस्तों आपको 19-20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा है तो आपकी तैयारी सबसे बेस्ट चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो अगर 15 से कम आ रहा है तो आप तैयारी और बढ़िया से करिए, क्योंकि आपका सपना है अब की बार 70 में 60 प्लस करने का। तो 70 में अगर 60 प्लस करने का सपना है तो अगर मैं जितना क्वेश्चन देता हूँ उसका कम से कम अगर 20 देता हूँ तो 15, अगर 10 देता हूँ तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन बढ़िया से आता है और उसको आप देखिए। और मैं क्वेश्चन को कैसे बता रहा हूँ, कैसे डिफिनीशन समझा रहा हूँ, अगर नहीं याद है उस डिफिनीशन को समझें, उस चीज़ को समझें और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखें। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप शायद नहीं पढ़े हैं तो उसको आप टिक मारिए, उसको आप बढ़िया से लिखिए। जितने एक नंबर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक जगह पर केवल क्वेश्चन लिखिए और उसी को बढ़िया से तैयारी करिए। तब देखिए आपकी तैयारी कितनी सुपर डुपर तैयारी होती है। तो आप अपने आप को खुद झांक के देखोगे, कहोगे वाह अब तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आपके अंदर अलग ऊर्जा आएगी, अलग जोश आएगा, अलग जुनून आएगा। आपके अंदर फेल होने का डर दूर दूर तक नहीं दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और बीमा। और एक चीज़ और, अगर आप हमारी रिवीजन की क्लास देखे हो ना तो रिवीजन की क्लास से आपको अगर मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ कम से कम 15 क्वेश्चन केवल रिवीजन की क्लास देख करके आप समझ गए होंगे। 15 क्वेश्चन कम से कम केवल आप रिवीजन की क्लास देखे हो तो उससे आपका एकदम तैयार हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अगर देखे हो तो, नहीं देखे हो पहले इस इकाई के जितने भी रिवीजन क्लास हमने कराए हैं उस रिवीजन क्लास को बढ़िया से देखिए, तब आपको आइडिया खुद लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपको बताना है, मात्रक बताना है और बीमा बताना है। तो परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, मात्रक और बीमा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अति लघुत्तरी के लिए, ये आपका बहुविकल्पी के लिए है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो हमने परिभाषा बताया हुआ है कि ये एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दीजिए। क्या रख दीजिए? कोई पृष्ठ रख दीजिए और उस पृष्ठ से जितना वैद्युत बल, चुंबकीय बल रेखा, उस पृष्ठ से जितना चुंबकीय बल रेखा होकर गुजर जाए वही क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये लाइनिया का दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। ये छोटा गोलवा का दिखा रहा है, कौनों पृष्ठ रखा गया है, पृष्ठ। ठीक है, क्षेत्रफल। और उस पृष्ठ से, उस क्षेत्रफल से जितना चुंबकीय बल रेखा होकर गुजर जाए वही संख्या क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इतनी सिंपल परिभाषा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मात्रक देख लो, इसकी मात्रक निकालने के लिए हमने बताया कि इसको फाई से लिखते हैं। फाई बराबर होता है BA cos थीटा। होता है कि नहीं? एकदम होता है। थीटा का कोनो मात्रक होता है? नहीं। रेडियन होता है लेकिन यम के यस में नहीं होता है। हम लोग जो मात्रक लेते हैं यम के यस में लेते हैं। तो बी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बी का मात्रक आपकी जुबान पर होना चाहिए। बी का मात्रक हमने 3 बताया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पहला, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और तीसरा टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, बस यही बी का मात्रक याद होना चाहिए। बाकी और चीज़ों का मात्रक निकालो, बार बार निकाल के प्रैक्टिस करो। और जितना मैं इस समय देखो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उस कम्युनिटी पे क्वेश्चन जितनी भी जा रही है उसको आप लगा करके, ये नहीं क्वेश्चन देखो तुरंत टिक मार दो, चाहे जो देखो कौन सा लोग ज़्यादा मारे हैं, ज़्यादा आप परसेंटेज वाला है वही मार दो, ऐसा नहीं। आप देखो कौन सा सही है उसको लगा करके आप दो, तब आपका वहाँ से भी कम से कम 2-4 नंबर के क्वेश्चंस आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे केवल देखते देखते। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ किया करो।
तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया किसका, बी का, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर 1 मीटर, चल बसा। तो हमें क्या मात्रक निकल के आया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसी को हम लोग वेबर भी कहते हैं, वेबर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर कहो या वेबर कहो, चाहे एक कहो चाहे दोनों कहो, आपकी इच्छा। बीमा, बीमा हमेशा इस वाले मात्रक से निकालो, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से बीमा अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, न्यूटन की जगह पे यम यल टी माइनस 2, ठीक है, मीटर की जगह पे यल, एम्पियर की जगह पे ए, एम्पियर की जगह पे क्या हो जाएगा ए, जब ये ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा, यम यल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये क्या निकल के आया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकल के आया। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा मात्रक बीमा, याद हो गया होगा। कोशिश करो कि सुनते सुनते आपको याद हो जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उससे जितना चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरे वही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, रट्टा नहीं मारना, इसको यहाँ से निकालने सीखना है। बीमा, ये रट्टा नहीं मारना है, यहाँ से निकालने सीखना है। सिर्फ क्या याद करना है, परिभाषा, मात्रक किसकी, बी की याद रखना है। बी के मात्रक से आप इसका मात्रक निकालोगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। अब कितने लोग होंगे फैराडे का नियम जो 3 लाइन 4 लाइन का है उसको रट डाले होंगे, उसको नहीं रटना है आपको। देखो फैराडे का जो नियम है, ये फैराडे के नियम को आपको E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी यहाँ से याद रखना है। यहाँ से जब आप याद रखोगे ना भूलोगे नहीं। जो शब्द आपको एग्जाम हॉल में बैठने पर वो शब्द याद नहीं आता है, ये लगता है कि हमारा पड़ोसी केवल स्टार्टिंग वाला वर्ड बता देता तो हमें पूरा सेंटेंस याद आ जाता, वो स्टार्टिंग का वर्ड भूल जाने की वजह से सेंटेंस ही नहीं याद आता है। तो आपको सेंटेंस ना मिस नहीं होगा, कब, जब आप इस फार्मूले से फैराडे का नियम याद रखोगे तब। यहाँ से देखो कैसे याद रखोगे, ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, डेल्टा टी क्या है, दर है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध या उस कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है कौन, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो वहां से आप उसको बढ़िया तरीके से बता सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अच्छा अब देखो यहाँ पे चुंबकीय, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, अच्छा लिखा तो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक और बीमा सूत्र, चलो लिखे तो है, ये कई बार पूछा हुआ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक और बीमा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक और बीमा कई बार पूछा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। अब बताओ भाई, फाई का हमें बीमा निकाले हैं ना, एकदम निकाले हैं, टी का हमें बीमा पता है, तो हम लोग यहाँ से मात्रक और बीमा दोनों निकाल सकते हैं। किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक आपका वोल्ट तो होता ही है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेबर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक, आप जो इसका मात्रक है देखो, ये तो हो गया फैराडे का नियम, ये वाला हो गया, ये वाला हमने बता दिया। प्रेरित विद्युत वाहक बल बोले तो यही ई का मात्रक, ई का बीमी सूत्र। तो पहले हम लोग मात्रक भी देख लेते हैं और बीमी सूत्र भी देख लेते हैं। तो मात्रक की बात करें अगर हम लोग, तो मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से वेबर प्रति सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड कहें या वोल्ट कहें, ठीक ना, या कहें हम लोग वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब बीमा देख लो, वेबर की बीमा चाहे आप वोल्ट वाले से निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों सेम आएगा। मैं दोनों निकाल के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वेबर हमारे सामने है। वेबर का क्या है, यम यल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1 बटा सेकेंड का टी, ऊपर आ जाएगा तो यम यल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये क्या आया, इसका बीम आया। वोल्ट से देख लेते हैं तो वोल्ट V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, ठीक ना, या V बराबर IR से निकालते हैं। अब R का हमें पता होना चाहिए ना, चलो यहाँ से नहीं निकालते हैं। V बराबर होता है W अपान Q, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आसान है ना, क्योंकि R का बीमा थोड़ा सा R के निकले, हम लोग R का जो बीमा निकाले हैं वह V से निकाले हैं। R का बीमा कहाँ से निकाले, V से, और V का बीमा W से, क्योंकि W का बीमा आपको पता है यम यल टू टी माइनस 2, ठीक है, बटा Q का क्या हो जाएगा 80। आवेश का बीमा क्या होता है 80। जब ये ऊपर आ जाएगा यम यल टू
t-3a-1। बोलो भैया, चाहे आप यहाँ से बीमा निकालो चाहे आप यहाँ से बीमा निकालो, बीमा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, लेकिन मात्रक थोड़ा सा अलग है। यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या आ रहा है, वेबर पर सेकेंड और वोल्ट। तो अगर आपको आ जाए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक है, ऑप्शन दे दे, तो आप तो पहले से वोल्ट याद रखे हो, क्योंकि आपका ध्यान कभी इस पे गया ही नहीं कि वेबर पर सेकेंड भी मात्रक हो सकता है या होता है। अगर आपने दिमाग लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो आप बताओ, वहाँ पे अगर आपको वोल्ट ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या वहाँ पे कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सब क्लास लेकर आया जाता है, ताकि आपकी जो दिमाग की बत्ती है वह दिमाग की बत्ती थोड़ा और चमत्कार हो, जो भी प्रकाश दे रही दिमाग की बत्ती वह थोड़ा और तेज प्रकाश दे, ताकि इतनी इसकी तीव्रता हो जाए कि आपका हर एक क्वेश्चन आपकी जुबान पर रहे, तुरंत देखो अच्छा वो बहका के पूछ रहा है, लो ऐसे ये इसका आंसर होता है, ऐसे आप बता सको। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन धनाधन हो गया। ठीक है, धनाधन हमने 3 क्वेश्चन लगा लिया भाई। अब आते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथे वाले क्वेश्चन भाई, चौथा वाला क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा वाला क्वेश्चन है लेंज का नियम। और ये लेंज का नियम कितना आसान है, हमने आपको लेंज का नियम ये बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, उसी का विरोध करते हैं जो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये सबकी क्वालिटी भाई, हर एक बंदे की क्वालिटी है कि हम लोग उसी का विरोध करते हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे जो नौकर होता है अपने मालिक की बुराई करता है, जो मालिक होता है अपने नौकर की बुराई करता है। मालिक को पता है कि मेरा नौकर अगर काम कर रहा है तभी मेरा कारोबार चल रहा है, और ये नौकर को ये पता है कि मालिक मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा दे रहा है, तभी मेरा घर गृहस्थी बढ़िया से चल रहा है। तो लेकिन विरोध एक दूसरे का करते हैं कि नहीं, ठीक है, उसी प्रकार से सब लोग विरोध करते हैं। तो यही जो विरोध करने का गुण होता है, कौन सा विरोध करने का गुण, जो आपको सहारा दे, जो आपको सहारा दे आप उसी का विरोध करो, वही है लेंज का नियम। जो आपको सहारा दे और उसी का आप विरोध कर दो, वही क्या है, लेंज का नियम। लेकिन ऐसे लिखोगे ना नंबर नहीं मिलेगा। कैसे लिखना होता है लेंज का नियम, कैसे बताना होता है, कैसे लिखना होता है, किसी परिपथ में या किसी कुंडली में, चाहे कुंडलिया बोलो चाहे परिपथ बोलो, दोनों बत्तियां एक है, किसी कुंडली में या किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या अथवा प्रेरित धारा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा होता है जो उत्पन्न होता है, वह किसी का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, बात याद समझ में गई, याद हो गया। किसी परिपथ में या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक ना। तो आपसे एक नंबर भी पूछा जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आप कहोगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। अब ये भौतिक राशि सुन करके घबरा मत जाना। भौतिक राशि बोले तो ऊर्जा भी भौतिक राशि है, मतलब भौतिक राशि मतलब कोनो नाम यार, द्रव्यमान, ऊर्जा, ताप, दाब, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। तो हमारा लेंज का जो नियम है वह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तब भी आप कहोगे ऊर्जा। लेंज का नियम जो है वह प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में काम आता है, ये भी आप ध्यान रखना। जो लेंज का नियम है वह लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में काम आता है। तो आपसे पूछ लगता है कि प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आपको लेंज का नियम अगर दिया है तो लेंज का नियम ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो लेंज का नियम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन भाई हमारे हो गए। 5वां क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक से पहले हम लोग समझते हैं स्वप्रेरण होता क्या है। स्व मतलब होता है खुद से, खुद प्रेरित हो जाना, ठीक ना। सुबह उठना और कहना कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो वह क्या, आप खुद प्रेरित हो जाओ, ठीक है। और सुबह उठो, मम्मी पापा आपको डांट जबरदस्ती पढ़ाएं, तो वह क्या होता है, अन्योन मतलब किसी अन्य से प्रेरित हो जाना। तो स्वप्रेरण तो क्या होता है, स्वप्रेरण जब किसी कुंडली में, देखो ये हमारी कोई कुंडली है, जब किसी कुंडली में, ये कुंडली हो गया, इस कुंडली में कोई सेल लगा हुआ है और यहाँ पे कोई कुंजी लगी है। कुंजी को जैसे ऑन करोगे, कुंजी को जैसे ऑन करोगे, ये सेल क्या करने लगेगा, धारा देना लगेगा। तो कहने का मतलब है किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, ध्यान से सुनना ताकि आपको याद हो जाए, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है।
ठीक है। स्वप्रेरण अलग होता है, स्वप्रेरण गुणांक अलग होता है। यहाँ पे मैंने स्वप्रेरण गुणांक केवल लिखा हुआ है, आपसे स्वप्रेरण गुणांक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे स्वप्रेरण की भी परिभाषा पूछी जाती है। तो स्वप्रेरण क्या हुआ कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। बात याद हो गई, एकदम समझ में आ गया बढ़िया तरीके। स्वप्रेरण क्या है? अब स्वप्रेरण गुणांक पे आओ। स्वप्रेरण गुणांक देखो क्या है, इसमें जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा इस कुंडली में, उतने ज़्यादा इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये आपको सिखाया गया है कि जो कुंडली है, इस कुंडली में जितना ज़्यादा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। तो एन फाई बराबर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, नियतांक लेकर आते हैं। नियतांक आता है एल, तो एल बराबर होता है एन फाई अपान आई। एल बराबर एन फाई अपान आई। इसी एल को हम लोग बोलते हैं, का पता है? इसी एल को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? अब इसका जो मात्रक होगा, यहाँ से देखो, फाई का मात्रक अभी हमने बताया वेबर, आई का मात्रक जमाना जानता है एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर मात्रक हो गया। वेबर प्रति एम्पियर, इसी को हम लोग हेनरी बोलते हैं। वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं, ठीक ना। वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी। बीमा की बात करते हैं। बीमा अब मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको। फाई का बीमा यहाँ पे है, आई का बीमा ए, निचवा ए करोगे ऊपर चला जाएगा, a-2 हो जाएगा। M-L2 T-2 a-2। रखिए, रट्टा मत मानना, रट्टा मत मानना कि M-L2 T-2 a-2 मुझे याद हो जाएगा, बड़े खुश रहो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है? निकालना है। फाई का बीमा आप फाई बराबर BA वहाँ से निकालो, आई का पता है वहाँ से रखो, तब जाके M-L2 T-2 a-2। रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे गड़बड़ा जाओगे। जरूरी थोड़ी कि आपको ये अलग पूछे, ठीक ना। चलो, तो ये क्या हो गया? परिभाषा। अच्छा, परिभाषा देखो, परिभाषा बनाने के लिए निचवा जो आई है, आई को 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। 1 एम्पियर ये कुंडली है। अगर किसी कुंडली में, यदि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर हो, तो उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, प्रवाहित धारा में परिवर्तन क्या हो? 1 एम्पियर हो, तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता है? आपका स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो स्वप्रेरण क्या हुआ उसको हमने बताया, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है उसको हमने बताया, उसका मात्रक बताया, उसका बीमा बताया। 4 चीज़ें हमने एक क्वेश्चन से आपको 4 चीज़ें बताई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई बढ़िया क्वेश्चन, अगला बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन इस बढ़िया क्वेश्चन को पहले समझने से पहले हम लोग को अन्योन प्रेरण क्या होता है, साथ साथ अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, उसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा समझ लेते हैं। तब जाके कि अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण देखो क्या होता है। अभी तो हमने जैसे स्वप्रेरण बताया है ना, एकदम उसी की तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, वही देखो, ये पहली कुंडली है और ये पसवा हमने रख दिया दूसरी कुंडली। ये हमने पास में क्या रख दिया? दूसरी कुंडली रख दिया, ठीक है। पास रखी 2 कुंडलियों में से, पास रखी 2 कुंडलियों में से कौनो एक कुंडली में, 2 कुंडली दिख रही है ना, कौनो एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरे कुंडली में क्या हो? प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। हमने बताया ना, दीपावली में आप पटाखा जलाओ, पड़ोसी खूब मजा पड़ा, मजा है, तो क्या हुआ? पटाखा का पैसा लगाया आपने और मजा मार रहा है कौन? पड़ोसी वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर है, धारा में परिवर्तन हो रहा है पहले कुंडली में और प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हो रही है? दूसरी कुंडली में। तो यह घटना क्या हो गई? अन्योन प्रेरण हो गई। अन्न मजा ले, अन्न पाए, ठीक है। तो पास रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो? प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण। और इसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करो, इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। परिभाषा एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। सूत्र इसमें क्या भी मैंने बताया, L बराबर N फाई अपान आई। तो इसमें सूत्र क्या हो जाएगा? देखो जरा कितना आसान सूत्र है। M बराबर N1 N2 फाई 2 N2 फाई 2 अपान I1, N2 फाई 2 अपान I1। वहाँ पे क्या था? यहाँ पे था L बराबर N फाई अपान आई, यहाँ पे हो गया M बराबर N2 फाई 2 अपान I1,
ठीक है। यहाँ से सूत्र बना, सूत्र से आप क्या बना सकते हो, परिभाषा। परिभाषा कैसे बनाओगे, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाही धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर, जो ये कुंडली है इसमें आप धारा के परिवर्तन जो कर रहे हो 1 एम्पीयर करोगे, तो इस वाली कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए वही घटना या वही चीजिया क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। मात्रक तो वही होगा ना, देखो भैया यन का कौनो मात्रक नहीं, फाई का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी बीमा वही होगा, समझ गए। अच्छा अब देखो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में अंतर क्या होता है। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक में अंतर, ठीक है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक में अंतर क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो अंतर क्या है कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, स्वप्रेरण गुणांक में जिस कुंडली में प्रवाही धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जिस कुंडली में प्रवाही धारा के मान में, देखो ये वाला, जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं उसी कुंडली में हमें क्या उत्पन्न होता है, उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यह घटना क्या कहलाता है, आपका स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। जबकि पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर करने पर दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है वह आपका क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो मतलब क्या निकल के आया कि स्वप्रेरण में जिस कुंडली में आप प्रवाही धारा के मान में परिवर्तन करते हैं उसी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जबकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक में पहले वाले में परिवर्तन करते हैं और दूसरे वाले में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आपका होता है अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक में अंतर, ठीक है। आपका 6 क्वेश्चन नहीं 7 क्वेश्चन हो गए भाई, 7 क्वेश्चन में धनाधन आपको बता दिया। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, अब 8वां क्वेश्चन, अब देखो कुछ ऐसे जो आपको एक नंबर में ना बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है ना जो आपको न्यूमेरिकल टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप में एक नंबर के और एक नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है। मतलब हमारा परिपथ है, उस परिपथ में कोनो अमीटर लगा है, क्या लगा है, कोनो अमीटर लगा है। तो अमीटर लगा है और अमीटर जो है 4 एम्पीयर की धारा पढ़ता है। तो बताओ परिपथ में धारा का शिखर मान क्या है, यहाँ पे शिखर मान क्या है, ऐसे पूरा क्वेश्चन है, जगह कम था इसलिए हमने केवल शिखर मान लिखा हुआ है। परिपथ में धारा का शिखर मान क्या है, तो 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में, कौन से परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है तो परिपथ में धारा का मान क्या है, ठीक है। अब देखो अब जो परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा कहो या अमीटर की धारा कहो, ठीक है, वो सब आपका होता है IRMS। इसी को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वह आपको कितना दिया हुआ है, 4 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है, 4 एम्पीयर दिया है। परिपथ में धारा का मान आपसे I0 का मान पूछ रहा है। परिपथ में धारा का मान आपसे क्या पूछ रहा है, I0 का मान पूछ रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको यहाँ पे दिया मीटर का पाठ्यांक जो होता है, अमीटर का पाठ्यांक कहें या प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा कहें तो वह आपका होता है IRMS, या इसी को वर्ग माध्य मूल मान कहें तो भाई कन्फर्म ही है, वह क्या होता है, IRMS होता है, 4 एम्पीयर। हमने आपको IRMS और I0 में संबंध बताया हुआ है और बताया था कि यह संबंध जो है ये आपके एग्जाम के लेवल से 5 नंबर के में 5 नंबर वाले में ये छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। IRMS बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान में संबंध क्या होता है हमने आपको बता के रखा हुआ है, IRMS बराबर I0/√2, I0/√2। ये चीज़ हमने निकाल के दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। ये आपका डेरिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो IRMS की जगह पे क्या रख दोगे, 4 I0 बटा करड़ी में 2। बताओ भैया I0 का मनवा कहाँ मिल गया, I0 का मनवा मिल गया 4 करड़ी में 2 एम्पियर। बताओ कितना आसान है। एक नंबर आपको ये गिफ्ट दे रहा है तब जब आपको ये छोटा सा फार्मूला पता रहेगा तब। और ये छोटा सा फार्मूला को छोटा मत समझो भैया, इसको आपको बढ़िया तरीके से निकालने आना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको आपको निकालने आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान और
शिखर मान में संबंध ऐसे पूछ सकता है, या वर्ग माद मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, बस वर्ग माद मूल मान आपको दिखना चाहिए। ठीक है, IRMS बराबर I0/√2। ठीक है, चलो अच्छा भाई 8वें वाले क्वेश्चन पे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान। तो पहले आपको LCR परिपथ पता है, L मतलब प्रेरकत्व, C मतलब संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध, ये LCR परिपथ हो गया। इसमें अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति हमने बताया नहीं। देखो अनुनाद की स्थिति क्या होता है, अनुनाद की स्थिति वह स्थिति होता है जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात। अब देखो ये चीज़ आएगी नहीं, हमने जब आपको बताया L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो सूत्र हमारे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे उसके जो वोल्टेज के समीकरण कैसे बनते हैं वो हमने आपको बताया। तो आप रिवीजन की क्लास अगर आप बार बार देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ईजी लग रही है। अगर रिवीजन क्लास नहीं देखे हो तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। तो अनुनाद की स्थिति क्या होता है, हमने बताया जिसमें प्रेरण प्रतिघात बोले तो XL, धारती प्रतिघात बोले तो XC। प्रेरण प्रतिघात बोले तो XL, धारती प्रतिघात बोले तो XC। प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जो क्या करता है, ये देखो प्रेरकत्व के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। धारिता के द्वारा या संधारित्र के द्वारा जो धारिता के मान में, संधारित्र की धारिता मतलब वह तो धारिता के द्वारा या फिर कोई संधारित्र है, संधारित्र के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारती प्रतिघात बोलते हैं। तो XL का जो फार्मूला होता है ω/L, XC का जो फार्मूला होता है 1/ω/C होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता के रखा हुआ है। XL बराबर XC, XL बराबर होता है ω/L, XC बराबर होता है 1/ω/C। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। अब बताओ शक्ति गुणांक का फार्मूला हमने क्या बताया आपको, cos फाई बराबर होता है R/Z। cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z, या फिर R/Z लिखो, या इसी को हमने आपको बताया है VR/V, ये भी लिख सकते हो VR/V। ठीक है, तो चाहे जो भी लिखो cos फाई बराबर R/Z ये भी होता है और VR/V होता है। और कैसे होता है ये हमने आपको बताया हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो ये हमारा होता है VR, ठीक है, ऊपर वाला हमारा क्या होता है VL, नीचे वाला हमारा क्या होता है VC। ये तो बढ़िया एकदम याद हो गया, दिमाग में छप गया होगा। ये VL और VC का परिणामी ऊपर आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, VL माइनस VC। अब ये VL माइनस VC और ये VR, इन दोनों का परिणामी ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे V। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लंब डाल दें तो ये अगर हमने कोण फाई माना है तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार हमारा कौन हुआ ये वाला, इसको क्या बोलेंगे VR, कण बोलेंगे ये V। देखो VR/V। बस ये भी फार्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये चीज़ पता है तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा cos फाई बराबर R/Z। तो पूछ रहा है ये cos फाई का मनवा कितना होगा, ठीक ना, cos फाई का मनवा कितना होगा। अब देखो cos फाई का मनवा हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, थोड़ा जगह यहाँ कम पड़ जाती है भाई, कोई बात नहीं, तुम लोग तब भी समझ रहे हो क्योंकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जा रहा है। cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, cos फाई बराबर R/Z, Z की जगह पे करड़ी में क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। होगा कि नहीं भाई, एकदम होगा। cos फाई बराबर R/करड़ी में, तो आपका अनुनाद की स्थिति का है ना, तो अनुनाद की स्थिति मतलब क्या हुआ जहां पे XL और XC आपस में बराबर हो जाए। अनुनाद की स्थिति मतलब क्या हुआ, जहां पे XL और XC आपस में बराबर हो जाए। अब बताओ XL XC आपस में बराबर है तो ये कट गया, क्या बचा R² का मतलब क्या, कड़ी में तो बाहर आ जाएगा R कट जाएगा, तो cos फाई बराबर क्या आ जाएगा 1। तो अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपका ये बहुविकल्पी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो ही है, आपका एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब एक नंबर के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे कि 1 होता है, ऐसे आप ऐसे फार्मूला लगाओगे cos फाई बराबर R/Z। R अपनी जगह पे, Z की जगह पे होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। तो लिखोगे अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, तो अपन ये कट गया, जब अपना ये कट गया बचा R², करड़ी में बाहर आएगा तो R कट जाएगा, तो cos फाई बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, चलो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कि अर्ध चक्र तथा पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। बताओ भाई, हमने आपको बताया था कि औसत मान जो होता है वह 0 होता है, लेकिन अर्ध चक्र वाला भी पूछ लेता है, ठीक ना, अर्ध चक्र वाला भी हमसे पूछ लेता है।
तो हमने आपको जब रिवीजन कराया था तभी आपको बताया कि ये चीज़ हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अर्धचक्र के लिए जो होता है वह हमने बताया है 2I0/π। अगर आपको धनात्मक ऋणात्मक नहीं पूछा है तो डायरेक्ट ये लिखोगे, धनात्मक पूछेगा तो यही हो गया, ऋणात्मक पूछेगा तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान -2I0/π। धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2I0/π हो गया। केवल अगर पूछे, जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2I0/π। पूरे चक्र के लिए, पूर्ण चक्र कहा है, अर्धचक्र के लिए ये हुआ, पूर्ण चक्र के लिए क्या हो जाएगा 0। पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है 0 होता है। चलो, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा दीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान बोले तो हमें VRMS की परिभाषा पूछ रहा है। VRMS की परिभाषा पूछ रहा है। अभी हमने आपको IRMS के बारे में बताया, IRMS बराबर I0/√2। ठीक है, तो अब देखो परिभाषा हमको केवल देना है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, ध्यान से देखना, यही जो हिंदिया देखो लिखा हुआ ना, या तो फिर आप यहीं से बोल दो। देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं और VRMS बराबर होता है V0/√2। आप कहोगे सर कौन सी परिभाषा बोले हैं, जो यही लिखा हुआ उसी को तो आप बना के बोल रहे हैं। हाँ भैया, इसकी परिभाषा इसी में बना के आपको बोल देनी है। ठीक है, देखो गजब का परिभाषा है, इसी में मतलब इसी में जवाब है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, बस कई बार यहाँ बीच बीच में के लगाकर हमने परिभाषा सेट कर दिया। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं और VRMS बराबर होता है V0/√2। V0/√2। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपके सामने 11 क्वेश्चंस रखे। 11 क्वेश्चनों का हमने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जवानी में यानी मुंह से केवल जवाब दिया। ठीक है, और इतना देखो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत अब है नहीं। अब आप लोग खुद समझदार हो कि हाँ चीज़ें आपने, बस मैं इसलिए एक एक नंबर की चीज़ों को लेकर आता हूँ ना, ताकि आपको ये लगे कि हमारे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमको इन सभी चीज़ों पर समय देना है। पता है बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो नोट्स बनाए हैं अपना, उसी नोट्स को केवल पढ़ते हैं। मेरे भाई नोट्स तो आपको पढ़ना तो है ही है, सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना, ये मैं बात कहने जा रहा हूँ। आपको नोट्स तो पढ़ना है, नोट्स तो बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है ये तो गलत बात है। आप नोट्स पढ़िए, नोट्स के साथ साथ आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और देखो हर एक क्वेश्चन तो आपको नहीं आ सकता भाई, ये हकीकत है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो टीचर होता है ना उसको खुद नहीं आता है, ये रियलिटी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक टीचर को आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे ज़रूर पढ़ना है जो आपका एग्जाम में आया हुआ हो, या कई बार रिपीट हुआ हो, या फिर जो अनसॉल्व में पूछा हुआ हो। आपको नोट्स पढ़ना है, एक इकाई का या एक चैप्टर का जो भी आप बढ़िया से पढ़िए, तैयार करिए, उसमें से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ऐसा नहीं, अब बताओ क्या नोट्स में जो बताया गया है, कहीं नोट्स में आपको, मुझे तो नहीं लगता कि नोट्स में आपको स्वप पीरियड और अन्योन्य पीरियड गुणांक में अंतर बताया गया होगा। कहीं आपको नोट्स में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वेबर प्रति सेकंड के बारे में चर्चा किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसी से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक नंबर में यहाँ पे जो कराई जा रही हैं वो थोड़ा सा अलग है, वो एग्जाम में कैसे पूछा गया है उस पर लेकर आ रहे हैं। अभी तो आपका ये क्या चल रहा है, इकाई वाइज चल रहा है। जैसे ही इकाई वाइज खत्म होता है ना, जैसे ही इकाई वाइज खत्म होगा, हम क्या करेंगे, जो आपका अनसॉल्व है, अनसॉल्व से जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं कैसे कैसे पूछे गए हैं उसको एक बार कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय कम पड़ जाता है, मुझे और थोड़ा पहले रिवीजन कराना चाहिए था, लेकिन अब की बार थोड़ा गलती हो गई है, कोई बात नहीं भाई। देखो गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो मुझे अभी तो पहली बार तो मेरा यूट्यूब पर ये हुआ कि मैंने यूट्यूब पर आपके लिए क्लास 12 की लगभग पूरी वीडियो बनाई, यानी पूरे सिलेबस का लगभग पूरा वीडियो बना रहा हूँ और रिवीजन चला रहा हूँ। ये पहली बार हो पाया है, लेकिन ये नहीं हो पाता है ना,
कितना समय मिल जाए हम पूरा रिवीजन करा दें, पूरा थ्योरी पढ़ा दें, तो ये नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अब की बार हुआ है तो इससे ज़्यादा अगली बार सुधार होगा। लेकिन अगली बार आप नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, जो भी रहेगा वो अपना इसका मज़ा पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं अब ये काम करा रहा हूँ कि अब ये चीज़ मुझे और थोड़ा पहले मांगता था, और थोड़ा जब पहले मांगता तो आपके सामने मैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आता, बहुत सारे, जब जितने देखो आपके सामने जितने क्वेश्चंस आएंगे, जितने क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कराऊंगा, वही आपके लिए ये कामगार करेगा, वही आपके लिए बेनिफिट होगा, वही आपके लिए सब कुछ होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना है, ठीक ना। चलो भाई कोई बात नहीं, जितना भी हो उतना ही हमारे लिए सब सही है। 11 क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं ना, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं भाई। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चन पहुंचा दिए ना। हाँ भाई 11 तो हमने पहले बताया था और 9 क्वेश्चन और हमने लिखा, टोटल आपके सामने 20 क्वेश्चन हो गए। अब एक बार घूर घूर के देख लो कितना क्वेश्चन आ रहा है आपको। उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इस 9 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपको बढ़िया से आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं आ रहा है तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भाई हिम्मत अंदर से जब आवाज़ आती ना, कोई बात नहीं, आ नहीं रहा ना, लेकिन आएगा। आ नहीं रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आएगा। अगर अंदर से ऐसी आवाज़ आती है ना तो समझो कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके अंदर ऊर्जा बहुत भरी है। बस निराश नहीं होना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। जब अपने आप को इंसान कम समझने लगता है, निराश होने लगता है, वहाँ पे बात बिगड़ने लगती है, वहाँ पे आदमी पीछे अपने आप को होने लगता है। चलो कोई बात नहीं, एकदम कुछ मत होइए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब बताओ भाई इस वाले समीकरणवा को क्या आप I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई से तुलना कर सकते कि नहीं? एकदम कर सकते, स्वतंत्र करने के लिए। जब तुलना करोगे तो हमको फाई ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा? ओमेगा बराबर मिलेगा 100 पाई। ओमेगा बराबर क्या मिलेगा? 100 पाई। हमको ओमेगा का सूत्र नहीं चाहिए, हमको तो आवर्तकाल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा को चेंज करेंगे, किसको? समय के पदों में। ओमेगा क्या है? वेग है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, बताया ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर होता है ना, तो ये कोणीय वेग है, तो कोणीय विस्थापन बटा समय बराबर 100 पाई। ये देखो पाई पाई से कट गया, 2 से कट गया, आ गया 50। तो टी बराबर क्या आ गया? 1/50, 1/50 सेकेंड। लो भाई आंसर आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो टी बराबर क्या आ गया? 1/50 सेकेंड। तो इस टाइप पे आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा ना, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताया, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। प्रतिघात का बीमित सूत्र, लो भाई हल्के में पूछ रहा है। प्रतिघात एक प्रकार का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिघात क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, क्योंकि आप सोचोगे प्रतिघात का बीमित सूत्र वही नहीं लिखा गया। और प्रतिघात में कोनो एक प्रतिघात तो बताया नहीं गया है। प्रतिघात में आपको प्रेरण प्रतिघात बताया गया, धारती प्रतिघात बताया गया, प्रतिबाधा बताया गया। तो भैया मेरे, चाहे आपको प्रेरण प्रतिघात कहा जाए, चाहे आपको धारती प्रतिघात कहा जाए, चाहे आपको प्रतिबाधा कहा जाए, चाहे आपको प्रतिरोध कहा जाए, बतिया सब एक का है। लेकिन अगर केवल सी रहता है तो धारती प्रतिघात बन जाता है, केवल यल रहता है तो प्रेरण प्रतिघात बन जाता है, केवल प्रतिरोध रहता है तो वहाँ प्रतिरोध रहता है, मतलब आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का काम करेगा, और दो वाला है तो प्रतिबाधा बन जाता है। सबका बीमा वही रहेगा, सबका मात्रक ओम रहेगा। बीमा बताने की जरूरत है अब नहीं। बीमा निकालोगे ना, आ बराबर वी अपान आई, और वी का नहीं पता, वी को अभी मैंने बताया, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से निकालो, नीचे आई से भाग दे दो, बन जाएगा आपको आर की बीमा, और आर की बीमा वही प्रतिघात की बीमा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। अब बताओ भाई, एल सी आर परिपथ का शक्ति गुणांक आपको निकालने आ गया था ना, तो इसी तरीके से एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक का सूत्र पूछ रहा है। अब ये देखो, मैं फिर से आपको वही चीज़, वही 3 लाइन वाली कहानी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ताकि ये 3 लाइन आपके जेहन से निकले ना, और आपको ये डर भी ना लगे, और आपको लगे कितना आसान है ये 3 लाइन से समझना। 3 लाइन वाला देखो, बताइए हमने क्या बताया, इधर आपका वी आर होगा, इधर आपका वी एल होगा, इधर आपका वी सी होगा। बताओ भाई, मुझे लग रहा है मैं रिवीजन की क्लास से लेकर के यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, कम से कम मैं इस चीज़ को 20 बार से कम नहीं बनाया हूँगा।
कम से कम 20 बार से मैं कम नहीं बनाया होगा, इतना मुझे भरोसा है। देख लेना, गिन करके बता देना, ठीक है, लेकिन गिनने में टाइम वेस्ट मत कर लेना। तो अच्छा, उसके बाद अब देखो ये VL ऊपर है, VC नीचे है, VL और VC का परिणामी इधर आ जाएगा, इससे हम लोग बोलते हैं VL माइनस VC। ये तब रहेगा जब हमारा LCR रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे कौन है, LR परिपथ है। अब बताओ भाई, R हमारा इधर हुआ, R जिसे बोलते हैं VR, इधर हमारा क्या हुआ VL, इन दोनों का परिणामी है इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे V, ठीक है। V बोलेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। बताओ इस टाइप का बताएंगे नहीं, एकदम बताए हैं। हमें क्या चाहिए, शक्ति गुणांक। हमको पता है शक्ति गुणांक को लिखते हैं cos फाई, और cos फाई बराबर होता है R बटा Z, R बटा Z। तो R का काम R तो है, ये Z का काम यहाँ पे क्या करेगा, Z को निकालने के लिए देखो ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा, cos फाई बराबर R बटा Z, तो फार्मूला पता ही है, ठीक है, R बटा Z। अच्छा, Z का मान जब करोगे तो आप यहाँ पे VR की जगह पे लिखोगे IR, VL की जगह पे लिखोगे IXL। तो I कॉमन लेकर के बाहर कर दोगे, V बटा I वही बन जाता है Z। तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला बन सकता है, या तो फिर आप XL को ओमेगा L चेंज कर दो, R बटा करड़े में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया कि कौन सा, LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र हो गया। LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र हो गया। बस सिंपल सा फार्मूला ये आपको याद रखना है, cos फाई बराबर R बटा Z। अब ये जरूरी नहीं कि जो अब Z जो है कौन से परिपथ के लिए, LR परिपथ के लिए लोगे तो LR बनाओ, LCR लेना तो LCR बनाओ, जो लेना है वैसे वैसे बनाओ। अब ये चीज़ यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक। अब देखो LCR परिपथ ऊपर बना है, हमने ऊपर LCR परिपथ बनाया है। अब देखो उसी को देखो मैं बना देता हूँ, उसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। LCR परिपथ के लिए फार्मूला क्या होता है, cos फाई बराबर क्या होता है, R बटा Z। cos फाई का जो मेन फार्मूला है R बटा Z, यहाँ पे R बटा Z की जगह पे करनी में आपको पता है ना, Z की जगह पे कैसे निकालेंगे, ये V हो जाता है, ठीक है। तो V हो जाता है, तो V बराबर क्या होता है, करड़ी में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL की जगह पे ओमेगा L, XC जगह पे ओमेगा C। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ भाई, XL जगह ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो आप लिखोगे cos फाई बराबर R बटा Z की जगह पे ये ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैसे निकालना है यहाँ से आप सीखोगे, ठीक है। चलो, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी परिपथ के लिए जो आवृत्ति होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी परिपथ के लिए जो आवृत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनाद परिपथ क्या होता है, अनुनाद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें धारती प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। जिसमें धारती प्रतिघात और कौन प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं, उसे हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। उसके लिए हमने आपको कई बार बताया, XL बराबर XC, XL की जगह पे ओमेगा L, XL की जगह पे ओमेगा L, XC की जगह पे 1 अपान ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इधर भेज दो 1 अपान LC। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F, या फिर ओमेगा बराबर 1 अपान रूट में LC, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F बराबर 1 अपान रूट में LC। तो F बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई रूट में LC, ठीक है। ये हुआ आपका अनुनादी आवृत्ति। आप अनुनादी आवृत्ति का सूत्र में निकाल सकते हो। हालांकि ये 2 नंबर में जब पूछे तब के लिए करना है, 1 नंबर पूछे डायरेक्ट लिखना है। अनुनादी परिपथ के लिए जो आवृत्ति होता है अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1 अपान 2 पाई रूट में LC। क्या मजा है। चलो भाई अगला, ये देखो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत नहीं पता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या करता है ये, प्रत्यावर्ती धारा का जो विभव है यानी विभव को परिवर्तित करने का काम करता है। विभव को घटाता है या तो विभव को बढ़ाता है, ये इसका सिद्धांत हो गया। अपचाई था ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। अब देखो भाई, अपचाई था ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, एक चीज़ होता है ना परिणमन अनुपात। हमने आपको रिवीजन क्लास के ट्रांसफार्मर वाले में बताया परिणमन अनुपात होता है R बराबर होता है NS बटा NP। R बराबर क्या होता है NS बटा NP। आपको पता है
अपचाई, अपचाई मतलब होता है कम करना, कम करेगा, कम कब करेगा, जब द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होगी। द्वितीयक में फेरों की संख्या कम, प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा, ज़्यादा से कम में भाग दोगे तो आर का मान जो आएगा 1 से कम आएगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से कम होता है। अच्छा, उच्चाई, उच्चाई मतलब होता है ज़्यादा करना, ज़्यादा कब करेगा, जब दूसरे वाले में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। दूसरे वाले में फेरों की संख्या ज़्यादा मतलब एन एस ज़्यादा, एन पी कम, कम से ज़्यादा में भाग दोगे तो आर का मान 1 से ज़्यादा आएगा। बस यहीं से अंतर बताना है, यहीं से अंतर बताना है। इसीलिए मैं बता रहा था, तुम लोग सोचो पगला गया क्या, पता नहीं क्या बता रहे हैं। यहीं से बताना है मुझे। देखो कैसे, यहाँ से मुझे ऐसे बताना है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से कम और उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। यही दोनों में क्या है, अंतर है। बाकी इससे बताओ, अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ से बता सकते हो अंतर हो गया। ये गजब, मजा आ गया भाई। ठीक है, दिष्ट धारा परिपथ में प्रत्यावर्त ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जो दिष्ट धारा है, जो दिष्ट धारा परिपथ में मतलब जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता है। काहे, काहे नहीं किया जाता? काहे भैया, सुनो जरा। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, वह ट्रांसफार्मर में एक हमने बताया पटलित क्रोड, पटलित क्रोड जो होता है उसमें नर्म लोहे की बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख करके क्या किया जाता है, गोलाकार या आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। आयताकार या गोलाकार क्रोड बनाया जाता है। अच्छा, उस क्रोडवा में जो धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा जब आती है, एक बार क्रोड चुंबकित और एक बार विचुंबकित होता है। कहने का मतलब उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कब हो रहा है? जब उसमें धारा, प्रत्यावर्ती धारा जाती है, मतलब एक बार अलग दिशा में एक बार अलग दिशा में। जब ऐसी धारा आएगी तभी जाकर के वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर दिष्ट धारा करोगे, दिष्ट धारा मतलब सीधे वाली धारा, जो कौनो धारा इधर उधर नहीं होती है, जब दिष्ट धारा भेजोगे, जब दिष्ट धारा सीधी धारा है मतलब उसमें धारा में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब धारा में परिवर्तन हो नहीं रहा है तो का जो पटलित क्रोड है, उस पटलित क्रोड में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, का उसमें कोनो परिवर्तन होगा? सवाल ही नहीं होता। तो जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं, तब जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं तो उसमें इसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सिंपल सी आपको बताना है कि पटलित क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दिष्ट धारा उत्पन्न नहीं कर पाता है। जो दिष्ट धारा है वह दिष्ट धारा पटलित क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाने की वजह से दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का कोनो उपयोग नहीं होता है। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान, गजब क्वेश्चन भैया। अनुनाद की स्थिति अभी ने बताया कि जहाँ पे एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाए, जहाँ पे एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एक्सएल और बराबर एक्ससी आपस में बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है, अनुनाद की स्थिति कहलाता है। अब उस अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा बोले तो जेड बराबर क्या हो जाता है, जेड बराबर होता है करड़ी में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होता है कि नहीं? एकदम होता है। तो जब बताओ भैया, जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मनवा क्या हो जाएगा, कट्टम कुट्टा खत्म। तो बचा क्या करड़ी में आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जेड। तो एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा का मान जेड बराबर आर कब होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है। तो ये भी चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है। कॉन्सेप्ट जितना आप समझे रहोगे उतना चीज़ें आपको एक एक नंबर वाला, देखो भाई टफ तो होता है इसमें, मैं एक एक नंबर वाले में मैं खुद कहता हूँ एक नंबर वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, चाहे वह आपके अति लघुत्तरी हो चाहे वह आपके बहुविकल्पी हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा आधारित होते हैं। तो अगर बताओ अभी ऐसी चीज़ें, ये चीज़ नहीं देखे रहते, ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप छोड़ कर चले आते, मतलब पता ना कहाँ पूछ रहा, अनुनाद की स्थिति पूछ रहा, यही कहाँ पूछ रहा, मुझे समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कहते हो ना, तो लेकिन जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज बढ़िया तरीके से पढ़े रहोगे ना तो ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आपको कहे अरे बड़ा बढ़िया पूछ रहा, देखो 2 लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चन टोटल, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन बताए। और देखो क्वेश्चन में बताऊँ तो अभी आपको कम से कम 15 क्वेश्चन और बता दूँ। ठीक है, इसी चैप्टर का, इसी इकाई का। लेकिन भाई ज़्यादा मैं खुद चाहता हूँ कि आपको उतना मैं ना दे दूँ ताकि आप
देख के परेशान हो जाओ आप, लेकिन उतना भी कम ना दो कि आपका 70 में 50 रह जाए। 70 में अगर 60 का वादा है तो आपको जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो भाई कम से कम लेना पड़ेगा, कम से कम उतना, बाकी और थोड़ा बहुत अगर आप अपने और से और देते हो तो आपका 60 प्लस आपकी बार पक्का है। ठीक है, ऐसे ही मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई को जितना ज़बरदस्त तरीके हो सके उतना ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। फिर आपसे मिलते हैं। अब देखो हमारी जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो हमारा बचा हुआ है। विद्युत चुम्बकीय तरंग या तो फिर आपका प्रकाश की, ये आपको जो है नया वीडियो आपको आपकी बार मिलेगा। ठीक है, तो आपको लगभग मैंने इकाई 1 का जो हमारा रिवीजन है, इकाई 1 का रिवीजन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो आपको अब तो इतना विश्वास होने लगा होगा कि इकाई 1 से अगर क्वेश्चन केवल करेंगे तब वो हम कभी फेल होने का चांस ही नहीं रहेगा। इकाई 1 बोले तो 35 नंबर, पास होने के लिए कितना चाहिए 23 नंबर, लेकिन क्या हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए? नहीं भाई, 70 में 60 प्लस लाने का वादा है। तो आपको इतना मेहनत करना है कि 60 प्लस आए, 62, 63, 65, 70 में। ठीक है, तब देखो नंबर, तब देखो खुशी, तब आपका नॉलेज, तब आप इंटर के बाद कहाँ जाओगे? तो आप खुद कहोगे भाई मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, मैंने इतना मेहनत किया है, अब हमें इंटर बाद कुछ बड़ा करना है। क्या करना है? कुछ बड़ा करना है। और जब लिपा पोती नंबर पाओगे ना, जब आप मेहनत नहीं करे रहोगे, तब आप अच्छे से नहीं कहोगे, तो आपका दिल खुद नहीं कहेगा कोई अच्छी तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे मस्त रहो, हंसते रहो। चलो सबको बाय बाय।